हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है सीडीएमओ कंपनीज का जो है वो डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ निफ्टी फार्मा की भी बात कर लेंगे कि भाई निफ्टी फार्मा इंडेक्स के अंदर क्या चल रहा है। वेल बेसिकली अभी अभी जो है मैंने फार्मा कंपनीज की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, जिसमें मैं एक एक फार्मा कंपनीज को जो है वो कवर कर रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने जो है मार्क्सन्स फार्मा को कवर किया था। अब मार्क्सन्स फार्मा का अगर आप देखोगे तो वो जो है एक आपके फॉर्मुलेशन के सेगमेंट के अंदर काम करती है फार्मा के अंदर भी। और मार्क्सन्स फार्मा का अगर आप देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे के रखा है कि वो अगले 2-3 सालों के अंदर अपने जो रेवेन्यूज़ वगैरह है, वो भी डबल कर देंगे और इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ वही फॉर्मुलेशन वगैरह के थ्रू आते हैं। और मार्क्सन्स क्या कर रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ओटीसी ड्रग्स वगैरह जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ओटीसी में इनके जो मार्जिन्स हैं वो कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल होते हैं एज़ यू कंपेयर इट विद आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जिसमें आपके मार्जिन्स वगैरह जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं। तो अभी जो मार्क्सन्स के मार्जिन्स वगैरह है वो भी थोड़े बहुत बेटर होने लगे अगर आप देखोगे तो। और कंपनी जो है केपेक्स भी कर रही है। इसके साथ-साथ पूरा मार्क्सन्स का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो के अंदर जो है हमने कवर किया था। मार्क्सन्स के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने मिल रही है। जहाँ बाकी फार्मा कंपनीज़ के अंदर आप देखोगे तो आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बेसिकली डीग्रो हो रही है। बट मार्क्सन्स के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। हालाँकि मार्क्सन्स जो है वो फॉर्मुलेशन के अंदर काम करता है। फार्मा सेगमेंट के अंदर अलग-अलग सेगमेंट्स होते हैं, अलग-अलग सेगमेंट के अंदर अलग-अलग कंपनीज़ आती है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो वही सीडीएमओ के अंदर जो है सुवेन और हिकल जैसी जो है वो कंपनीज आती है। ये वीडियो के अंदर हम सुवेन और हिकल का डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है पूरी बात करेंगे कि भाई सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर चल क्या रहा है, वह मार्जिन क्यों ज़्यादा बेटर है, और सबसे बेटर सेगमेंट मुझे पर्सनली फार्मा में जो है सीडीएमओ क्यों लगता है। हम एपीआई के बारे में भी बात करेंगे, पूरी बात समझाऊंगा कि भाई सीडीएमओ क्या होता है, एपीआई क्या होता है। तो पूरा वीडियो देखते रहना, क्योंकि नहीं तो फिर अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाओगे, बिजनेस मॉडल तो बेसिक बेसिस ही नहीं समझ पाओगे तो क्या करोगे। उसके पहले एक बार हम प्राइस की बात करें। वही निफ्टी फार्मा इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। फार्मा इंडेक्स कुछ 1 साल के अंदर अगर आप जून से ही देख लोगे, तो कुछ 18,000 के लेवल से अभी जो है वो कुछ आपका 22 के आसपास आ गया है, 21 के आसपास। अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है फार्मा ने। अभी मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है तो ऑब्वियसली फार्मा कंपनीज़ भी जो है वो रिएक्ट कर रही है। अब फार्मा कंपनीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गया था कि इनकी अर्निंग्स के अंदर जो है हमें डीग्रोथ देखने मिल रहा था। सुवेन जैसी कंपनीज़ हो गई, इसके पहले हमने जो है पिरामिल फार्मा को भी कवर किया था। पिरामिल फार्मा भी जो है आपके सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर काम करती है। अब सीडीएमओ सेगमेंट होता क्या है, कोई अगर नहीं किसी को नहीं पता होगा तो पहले जो है आपका एपीआई होता है, फिर उसके बाद जो है आपका फॉर्मुलेशन होता है। और सीडीएमओ सेगमेंट मतलब क्या है कि जो बड़े-बड़े फार्मा कंपनीज़ है या कोई दूसरी फार्मा कंपनीज़ हो गई, उन्हें क्या करना है, उन्हें जो है अपने ड्रग्स वगैरह के ऊपर जो है वो रिसर्च करना होता है। इसके साथ-साथ उनके पास हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ना हो कि वो जो है वो ड्रग्स को पूरा वही बनाए, मैन्युफैक्चर करे, ये करे, वो करे। तो वो क्या करती है कि वो सीडीएमओ कंपनीज़ के पास जाती है। सीडीएमओ कंपनीज़ के पास जाकर उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जिसमें सीडीएमओ कंपनी जो होती है, उन्हें हर एक चीज़ में असिस्ट करती है। बीट आपका फॉर्मुलेशन हो गया, बीट आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हो गया, रिसर्च वाला काम हो गया, हर एक चीज़ में जो है सीडीएमओ कंपनीज़ उन्हें असिस्ट करती है। अब उनका फ़ायदा क्या है सीडीएमओ के पास जाने का? उनके कॉस्ट वगैरह आप देखोगे तो सीडीएमओ के पास जाने से जो है कम हो जाता है। अब वो खुद तो नहीं बैठे रहेंगे कि भाई वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करो, रिसर्च के लिए साइंटिस्ट लाओ, ये करो, वो खुद तो नहीं करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके अगर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह है, वो कोई और मॉलिक्यूल के अंदर जो है एंगेज्ड हो, या फिर कोई दूसरा चीज़ में जो है उनका यूटिलाइज़ेशन वगैरह हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर उन्हें एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिए, एक्स्ट्रा आउटसोर्सिंग चाहिए, तो उन्हें जो है सीडीएमओ कंपनीज़ के पास जाना ही पड़ता है। अगर आप सीडीएमओ कंपनीज़ के इसमें ट्रेंड देखोगे तो भई सीडीएमओ कंपनीज़ के अंदर हो क्या रहा है अभी कि इन्हें जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ही सीडीएमओ के अंदर जो है अभी फ़िलहाल तो मैक्सिमम फ़ोकस में है। अगर हम सुवेन की बात करें तो सुवेन के अंदर अभी जो है रेवेन्यूज़ वगैरह पिकअप होने लगे हैं। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुवेन के नंबर्स देखोगे तो भई इतने टाइम से रेवेन्यू डीग्रोथ चल रहा था, और अभी Q2 के अंदर जो है 11.5% का ग्रोथ देखने मिला है हमें रेवेन्यूज़ के अंदर। कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि H2 FY25 तक जो है हमें और रिकवरी देखने मिल सकती है। अब बेसिकली अगर हम आपके सीडीएमओ सेगमेंट की बात करें तो सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर अच्छी खासी टेलविंड्स चल रही है अभी, फिलहाल तो। अब टेलविंड्स क्यों चल रही है? क्योंकि बेसिकली आपका चाइना प्लस वन ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब बेसिकली क्या होता है कि चाइना के अंदर आपका जो बायो मेडिकल्स अगर आप देखोगे, या फिर बाकी जो भी फार्मा वाली जो चीज़ें हैं, फार्मा के अंदर चाइना ने जो है अच्छी तरीके से एक्सेल कर रखा है। बट अब हर चीज़ के लिए वर्ल्ड का जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज़ होते जा रहा है। अब इनफैक्ट यूएस को भी यही करना है कि यूएस को क्या करना है, चाइना से अपना डिपेंडेंसी कम करना है और दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी बनाना है। तो अब फार्मा के अंदर जो दूसरी कंट्री जो बचती है वो होती है यूरोप।
मतलब आपका यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरा जो बचता है वो है इंडिया। अब यूरोप के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ से फिर अब ये लोग जो आते हैं सीधा इंडिया पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए इंडियन सीडीएमओ कंपनीज़ वगैरह है, उनके पास स्कोप भी बड़ा अच्छा है और मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड्स भी अगर आप देखोगे तो वही अच्छी खासी मिल रही है। इसके साथ-साथ यूएस ने अभी-अभी जो है बायोसिक्योर एक्ट जो है वो पास किया है, जिसमें यूएस का फ़ोकस है कि उन्हें जो है चाइना पे से जो इनका डिपेंडेंस है, वो एकदम रिड्यूस करना है और एकदम, क्योंकि यूएस को क्या लगता है कि चाइना एकदम बायोसिक्योर है, चाइना क्या पता आगे जाकर कुछ कर दे उल्टा-फुल्टा, तो जियोपॉलिटिक्स वगैरह इन्वॉल्व्ड है। तो वो चाहती है कि चाइना के ऊपर से जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए, तो इसकी वजह से इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है चाइना प्लस वन है। चाइना के बाद इंडिया ही आता है जहाँ आप जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप सुवेन के इसमें देखोगे तो अभी इनका सीडीएमए वाला जो सेगमेंट है ना, सबसे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। सुवेन के अंदर 11.5% की जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। हिकल के अंदर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, अगर आप हिकल के केस में भी ग्रोथ देखोगे। अब हिकल और सुवेन जो है अलग-अलग सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर काम करती है। अगर हम आपकी पिरामल फार्मा जैसी कंपनीज़ की बात करें, सुवेन फार्मा जैसी कंपनीज़ की बात करें, तो ये लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स सीडीएमओ के अंदर काम करती है, स्पेशलाइज़ सीडीएमओ के अंदर काम करती है, और बाकी हिकल जैसी जो कंपनीज़ हो गई, वो आपका नॉर्मल जनरलाइज़ सीडीएमओ होता है, उनके अंदर काम करती है। अब जनरलाइज़ सीडीएमओ मतलब क्या? कि जो आपकी जनरल मेडिसिन्स वगैरह रहती है, इन्हें मैन्युफैक्चर करना कंपैरेटिवली ईज़ी होता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसके अंदर जो है एक हिकल काम करता है। बाकी सुवेन और आपका पिरामल दोनों भी जो है आपके कॉम्प्लेक्स सीडीएमओ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, स्पेशलाइज़्ड सीडीएमओ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है कि भई अगर आपका स्पेशलाइज़्ड सीडीएमओ के अंदर है, तो आपका वही चीज़ है कि आपकी स्पेशलाइज़ेशन उस चीज़ के अंदर है, और अगर आपकी स्पेशलाइज़ेशन उस चीज़ के अंदर होगी, तो आपके जो मार्जिन्स होंगे वो भी उसी तरीके के होंगे। अगर आप सुवेन के मार्जिन्स देखोगे तो भाई सुपर्ब मार्जिन्स है, 42 अभी जो है मार्जिन्स पिकअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, 40% के आसपास फिर से मार्जिन जो है आ चुके हैं। वही अगर आप उसी जगह पे हिकल के मार्जिन जाके देखोगे तो वही जनरलाइज़ सीडीएमओ है, तो वही 14-18% के आसपास जो है मार्जिन्स चल रहे हैं। अगर आप पिरामल के केस में देखोगे तो वही पिरामल के केस में भी मार्जिन्स थोड़ा अफेक्टेड है, हालाँकि इनका हॉस्पिटल वाला भी बिज़नेस है और आपका दूसरा मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी बिज़नेस है। तो पिरामिल के ओवरऑल कंसोलिडेटेड मार्जिन्स वगैरह जो है उस तरीके से अफेक्टेड है। बट आपको दिख रहा है डिफरेंस? आपका नॉर्मल कॉम्प्लेक्स सीडीएमओ, स्पेशलाइज़ सीडीएमओ के अंदर और जनरलाइज़ सीडीएमओ के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, जो कि सुवेन और हिकल के मार्जिन्स में देखोगे तो वही नेट-नेट 20% का डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज़ें आपकी जो कॉम्प्लेक्स कंपनीज़ होती है, जो कॉम्प्लेक्स सीडीएमओ वगैरह करती है, उन्हें जो है कंपैरेटिवली पेमेंट भी जो है वो ज़्यादा मिलता है। फिर उसके बाद बात करें तो भई अभी जो है रेवेन्यू ग्रोथ 12% के आसपास की आई है सुवेन के अंदर, और अगर आप देखोगे तो भई इनका जो सीडीएमओ सेगमेंट है, सीडीएमओ सेगमेंट कंपनी के बात करूँ मैं, तो भई 40% से ग्रो हो रहा है। बाकी जो चीज़ है वो दूसरे ग्रोथ से अफेक्टेड है, इनके रेवेन्यू नंबर्स अगर आप देखोगे तो भई थोड़े अफेक्टेड है। इसके साथ-साथ कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली इनऑर्गेनिक तरीके से जो है ग्रो होने के लिए देख रही है, एक्विजिशन कर रही है, मर्जर्स कर रही है। इन्होंने जो है अभी-अभी कोहेंस के साथ एक मर्जर किया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और इसके साथ-साथ इसके पहले इन्होंने जो है एक और कंपनी को एक्वायर किया है, वो सपाला के अंदर जो है इस कंपनी का एक्विजिशन किया है। तो आप देखोगे तो इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने के लिए सुवेन फार्मा जो है ज़्यादा फ़ोकस्ड है। मार्जिन जो है कंपनी के 79.8% के आसपास जो है, मार्जिन्स वाइज़ अगर आप देखोगे तो भाई सुवेन के मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। कैपेक्स का गाइडेंस कंपनी ने दिया हुआ है अभी अगर आप देखोगे तो, और इनका जो फ़ॉर्मुलेशन वाला प्लांट है, मैक्सिमम सुवेन के जो रेवेन्यूज़ है, वो 79% फार्मा सीडीएमओ से आते हैं, और एफडीसी से कुछ जो फ़ॉर्मुलेशन वाला सेगमेंट है, उससे कुछ 21% के आसपास आते हैं। और एफवाई 25 में इनका जो आउटलुक है, वो पॉजिटिव है, H2 एफवाई 25 के लिए। भई फार्मा कंपनीज़ के अंदर मैं देखूँ, तो भई अगर H2 एफवाई 25 के लिए देखें, तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, इनफैक्ट सारी फार्मा कंपनीज़ के कॉन कॉल्स अगर आप पढ़ोगे, तो भई उसके अंदर कुछ होने वाले रेवेन्यू ग्रोथ जो है, हमें देखने मिल सकती है। हमारे अगर हम बात करें, तो फार्मा कंपनीज़ की बात करें तो H2 के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है, बट हम अभी से ही पोज़ीशंस बनाकर बोल नहीं सकते कि भई H2 के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। कल को अगर H2 के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, जैसे कि हमारा एग्रोकेमिकल सेगमेंट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम चल रही है, इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं आ रहा है, आ रहा है, आ नहीं रहा है, सीसीएल के अंदर कॉफ़ी प्राइसेज़ के साथ भी वही प्रॉब्लम चल रही है। तो कल को अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए वेट करो कि भाई इम्प्रूवमेंट आए, ट्रैक करते रहो कंपनी को, और जैसे ही अगर आपको लगता है कि भाई इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो आप फार्मा साइकिल की अपसाइड पे फिर से चढ़ जाओ। यही चीज़ें आपको ट्रैकिंग करके ही जो है चीज़ें समझनी पड़ती है, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर हम सीडीएमओ सेगमेंट की बात करें, अभी इन्होंने सपाला में जो एक्विजिशन किया है, उसको अगर इंक्लूडेड बात करें तो वही 40% का ग्रोथ देखने मिला है।
Q2 के अंदर स्पेशलाइज़ेशन केमिकल के अंदर जो सुवेन काम करता है, उसके अंदर जो है कंप्लीटली डीग्रोथ देखने मिला है और ये स्पेशलाइज़ेशन केमिकल की वजह से ही एग्रो केमिकल्स के अंदर काम करता है, उनका भी सीडीएमओ वगैरह करता है। तो उसके अंदर जो है कंप्लीटली डीग्रोथ देखने मिला है, पू कंप्लीटली प्रॉब्लम हो रहा है ये बिज़नेस के अंदर। फॉर्मुलेशन के अंदर देखोगे तो भाई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, डिसेंट ग्रोथ जो है देखने मिल रही है। तो अभी सुवेन जो है इनका मर्जर हो रहा है कोहान्स लाइफ साइंसेज़ के साथ। अगर आप देखोगे तो कोहान्स लाइफ साइंसेज़ के साथ मर्जर करने के लिए सुवेन जो है बड़े टाइम से 1 डेढ़ साल से अपने रिपोर्ट्स के अंदर बता रहा था। सुवेन के अगर आप देखोगे तो भई यूएस और यूरोप जो है इनके बिग मेजर क्लाइंट्स हैं। इसके साथ-साथ आप देखोगे तो भई स्पेशलिटी केमिकल्स की वजह से सुवेन के ऊपर जो है अच्छा खासा ड्रैग देखने मिल रहा है हमें और ऑपरेटिंग डिलेवरेज फेस करने मिल रहा है इस कंपनी को। मतलब आप देखो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है और इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, आपका रेवेन्यू डीग्रोथ जितना हो रहा है उससे ज़्यादा तो आपका प्रॉफिट डीग्रोथ हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई डीलेवरेज देखने मिल रहा है इस कंपनी को और इस कंपनी ने अच्छी खासी फास्ट पेस पे जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन कर ली होगी। अगर आप देखोगे सीडब्ल्यूआईपी में तो भाई इनका कैपेक्स जो है वो भी चल रहा है और इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी अच्छी खासी कर ली है। अगर हम कॉन-कॉल की बात करें कि भाई कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन-कॉल के अंदर क्या बोला। अब सुवेन जो है ये एपीआई सेगमेंट के अंदर भी जा रहा है। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ जो होते हैं वो सीडीएमओ से आते हैं। बट अब ये लोग क्या कर रही है एपीआई सेगमेंट के अंदर भी जा रहे हैं। एपीआई मतलब क्या होता है कोई अगर पूछ रहा है तो जिस तरीके से हमारे इंडस्ट्री के अंदर हमें रॉ मटेरियल्स वगैरह लगते हैं उसी तरीके से फार्मा सेगमेंट के अंदर एपीआई जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और फिर एपीआई जो रॉ मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं वो जो है फॉर्मुलेट करके जो आपकी फॉर्मुलेशन कंपनी है जैसे कि मार्क्संस फार्मा, सन फार्मा वगैरह वो जो है उसका फॉर्मुलेशन करते हैं। अगर हम देखेंगे तो आपकी है एक अभी कोई भी आपका मॉलिक्यूल वगैरह होता है उसकी जो है एक स्पेसिफिक सी लाइफ साइकिल होती है। अब वो लाइफ साइकिल में चीज़ क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूल अगर हम मॉलिक्यूल लाइफ साइकिल ही एक बार चेकआउट कर लें, तो जितना ज़्यादा आगे के फेज़ में आपका जो मॉलिक्यूल है वो उसके आगे वाले साइकिल में होता है, तो उतना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूल का जो है सक्सेस होने का चांस होता है। अब बेसिकली फार्मा कंपनीज़ के अंदर इश्यू क्या है पता है क्या? कि आपका आर-एन-डी के ऊपर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, 8 टू 10% ऑफ सेल जो है आर-एन-डी के ऊपर है। और एक बार अगर आपका मॉलिक्यूल जो है अलग-अलग तीनों फेजेज़ के अंदर होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और अगर मॉलिक्यूल जो है फेज़ 3 के अंदर जा रहा है, तो वही चांसेस है कि 50% चांसेस के आस-पास है कि ये जो है सक्सीड हो जाए, कमर्शियलाइज़ेशन इस मॉलिक्यूल का चाहे हो जाए। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है फेज़ 1, फेज़ 2 के अंदर ही जो है वो फेलियर हो जाते हैं उनका और आर-एन-डी का कॉस्ट वगैरह भी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो वो अनप्रोडक्टिव आर-एन-डी वगैरह जो है हम बोल सकते हैं उस केस में। तो सुवेन के अच्छे खासे मॉलिक्यूल जो है वो फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर है, ऐसा कंपनी ने अपने मैनेजमेंट के अंदर बोला है और कंपनी के मैनेजमेंट को जो है ग्रोथ एंटीसिपेटेड है। हमारे जो एग्रोकेमिकल सेगमेंट है, उसके अंदर भी जो है ग्रोथ देखने मिल रही है, थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स वगैरह जो है देखने मिल रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिकली बात करें तो कंपनी अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 9 मंथ्स के अंदर 3000 से कुछ 3000 के आसपास जो है मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो डिस्कवर हुआ और उसके अंदर 42% जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और एडीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो भई सुवेन को जो है स्पेशलिटी केमिकल्स का सीडीएमओ और आपका जो मॉलिक्यूल्स वाला सीडीएमओ है क्योंकि सुवेन जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर काम करता है, तो उन दोनों तरीके से इन्हें जो है आरएफक्यूज़ मिल रहे हैं। अब आरएफक्यूज़ मतलब आप बिड्स की तरीके से समझ सकते हो कि भई इनके पास जो है ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, वो अब उस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में जो है समझ सकते हो। हालाँकि फार्मा इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, बट आप किस तरीके से इस इंडस्ट्री को समझते हो, उस पे जो है आपका अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करता है। अब जितना ज़्यादा सिंपली इसको समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी जो है फार्मा इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें तो ये स्पेशलिटी केमिकल वाला जो सेगमेंट है ये एकदम ग्लोबल सिनेरियो की वजह से जो है एकदम अफ़ेक्ट हो गया था। चाइना के अंदर डिस्टॉकिंग चल रही थी, उसकी वजह से इसके अंदर जो है प्रॉब्लम देखने मिली। और सीडीएमओ वाला बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, इनफैक्ट सीडीएमओ में तो टेलविंड चल रही है। और अगर आप इनका कंपैरिज़न करोगे भई इनकम स्टेटमेंट का, तो भई ये फार्मा कंपनीज़ को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इनका कंपैरिज़न नहीं कर सकते हो। आप ईयर ऑन ईयर के लेवल पे कंपैरिज़न कर सकते हो, बट कोई क्वार्टर अच्छा होता है, कोई क्वार्टर खराब होता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ होती है, जैसे कि हिकल के केस में बात करें, तो बहुत सारे ऑर्डर्स क्या हो रहे हैं कि दिसंबर के केस में इनके क्लाइंट चाहते हैं कि आप दिसंबर के टाइम पे हमें ऑर्डर्स मत दो, आप जो है हमें जनवरी के टाइम पे हमारे जो ऑर्डर्स है वो दो। तो हिकल ने बताया कि हमारा जो Q3 जो है, अभी जो H2 रहेगा एफवाई 25 का, उसके अंदर Q3 जो रहेगा, वो जो है वो म्यूटेड रहेगा। हिकल के अंदर भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, 4% के आसपास ही जो है हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिल रही है। अब देखोगे तो भई सुवेन फार्मा जो है एकदम एग्रेसिव तरीके से कैपेक्स कर रही है। अब कोई भी कंपनी कैपेक्स कब करती है, जब उसे आगे का जो है विज़न दिखता होता है, उसे पता होता है कि भई आगे क्या हो रहा है, तभी जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन के अंदर स्पेंड करती है। अगर आप केमिकल कंपनीज़ के अंदर देखोगे तो भई अभी तक केमिकल कंपनीज़ के अंदर डिग्रोथ चल रही है। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स वाली जो भी कंपनीज़ है जैसे कि दीपक नाइट्राइट, वो कैपेक्स के ऊपर जो है अच्छा खासा स्पेंड कर रही है।
एग्रेसिवली स्पेंड हो रहा है केपेक्स के ऊपर, तो सुवेन फार्मा के केस में भी वही चल रहा है। और वैसे भी अगर आपके लॉन्ग टर्म सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपकी कंपनी को कॉन्स्टेंटली मिलते जाते हैं, तो सीडीएमओ कंपनी जो है अच्छा ही परफॉर्म करती होती है। रिस्क भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है और मार्जिन्स तो सीडीएमओ के अंदर अच्छे ही होते हैं। बस एक चीज़ है कि भाई सीडीएमओ सेगमेंट जो है आपका एकदम एसेट हेवी सेगमेंट है, तो वो एक चीज़ है। तो आपका एसेट टर्न्स वगैरह जो है इसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो अब कोहेंस के साथ कंपनी जो है मर्जर कर रही है। अब ये मर्जर से इसको क्या फ़ायदा होगा सुवेन को? तो उसके बाद बात करें तो बेसिकली इनका जो है कॉस्ट सिनर्जी इन्हें देखने मिल सकती है अगले 12 टू 24 मंथ्स के अंदर। और जो रेवेन्यू सिनर्जी है जो इन्हें कोहेंस के साथ देखने मिलेगी, उसके लिए इन्हें कुछ 24 टू 48 मंथ्स के आसपास का जो है वो टाइम लग सकता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड सीडीएमओ जो है, इंटीग्रेटेड सीडीएमओ सर्विसेज वगैरह जो है ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सुवेन के केस में देखोगे तो भाई 79% जो है इनका सीडीएमओ है और 21% फॉर्मुलेशन है। और कोहन्स के केस में पूरा उल्टा है, 29% सीडीएमओ है और 71% आपका जो है एपीआई है। तो मर्जर होने के बाद इनका 49% एपीआई हो जाएगा और 51% सीडीएमओ हो जाएगा। और आपके एपीआई सेगमेंट के अंदर भी जो है टेलविंड्स आ रही है, क्योंकि आपकी जो भी एपीआई वाली कंपनीज है अच्छे खासे नंबर्स वगैरह जो है वो रिपोर्ट कर रही है। तो इनका अगर आप देखोगे तो भाई कंपनी के अंदर प्रॉपर जो है डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा एपीआई और सीडीएमओ के अंदर, दोनों के अंदर टेलविंड्स आ रही है। हालांकि सीडीएमओ के अंदर थोड़ी ज़्यादा टेलविंड्स है और सीडीएमओ के अंदर मार्जिन्स वगैरह भी जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अगर हम सपाला के एक्विजिशन की बात करें तो इन्होंने बेसिकली कोहेंस के साथ जो हुआ था वो तो शेयर स्वैप से हुआ था। इन्होंने इसके लिए कोई कैश वगैरह पे नहीं किया था। शेयर स्वैप का रेशियो था वो डिसाइड किया गया था और फिर उसके बाद एक्विजिशन किया गया था। अब सपाला का जो एक्विजिशन हुआ है उसके अंदर कंपनी जो है 13 टू 15 एक्स ऑफ एबिटा पे करने वाली है फॉर दी 100% ऑफ एक्विजिशन। अभी तक 100% हुआ नहीं है, आगे कुछ 1-2 साल के अंदर जो है 100% एक्विजिशन हो जाएगा सपाला का। अब सपाला जो है एक हैदराबाद की सीडीएमओ कंपनी है जो कि आपके ओलिगो न्यूक्लियोटाइड ड्रग्स के अंदर जो है स्पेशलाइज करती है और न्यूक्लियोइक एसिड के अंदर जो है वो स्पेशलाइज करती है। जैसे कि मैंने बोला, सुवेन जो है मैक्सिमम आपका स्पेशलाइज सेगमेंट के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करते जा रहा है। अब क्यों करते जा रहा है? क्योंकि स्पेशलाइज सेगमेंट के अंदर भाई आपके मार्जिन भी तो ज़्यादा होते हैं। अगर आपके मार्जिन ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियसली आपका जो है रेवेन्यू रियलाइजेशन भी ज़्यादा होगा और आपके बॉटम लाइन पे भी वो जो है वो इफ़ेक्ट देखने मिलेगा। तो भई आपका प्रोडक्ट मिक्स जितना अच्छा होता है फार्मा के अंदर, उस तरीके से जो है आपके मार्जिन्स होते हैं। तो अगर आप सुवेन का स्टॉक प्राइस देखोगे तो ये एक्विजिशंस वगैरह की वजह से सुवेन के मैनेजमेंट के आपके जो ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस है उस हिसाब से अगर आप देखोगे, भई सुवेन का स्टॉक जो है पिछले 1 साल के अंदर रेवेन्यू डिग्रोथ होने के बाद भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है और स्टॉक के अंदर हमें जो है वो पीई एक्सपेंशन भी मिल रहा है। टेक्निकल वाइज़ अगर हम देखें इस स्टॉक को 30 भी एक ईएमए के आसपास देखोगे तो भाई सुवेन जो है अभी स्टेज 2 के अंदर जा चुका है। और मुझे इससे पर्सनली लगता है कि भाई इसका स्टेज 2 जो है वो हालाँकि ट्रैकिंग करना पड़ेगा, बट इसका स्टेज 2 जो है और कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि अभी H2 का जो है ग्रोथ नंबर्स आने बाकी है। और मैनेजमेंट तो बोल रहा है कि भाई H2 के अंदर अच्छा ऑप्टिमिज़्म है, अच्छा देखने भी मिल सकता है, डिमांड सिनेरियो भी अच्छा है। इसके साथ-साथ इन्हें जो है कॉन्स्टेंटली आरएफक्यूज़ वगैरह भी जो है वो आ रहे हैं। अब सुवेन के साथ इनकी क्या सिनर्जी है अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इन्हें जो है इनकी इंक्रीज़ हो रही है। इसके साथ-साथ सुवेन के जो कस्टमर्स हैं वो भी इनके ऊपर जो है ऐड हो रहे हैं। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हमें जो है हमारा बिज़नेस जो है टोटल पिछले कुछ 5 सालों के अंदर जो है एम&आई वगैरह अभी हमने किए हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वगैरह। तो ये टोटल करके हमें जो है टोटल हमारा जो बिज़नेस है वो लगभग डबल करना है। अब इनफैक्ट आपका पिरामिल फार्मा है, उन्होंने भी सेम गाइडेंस देकर रखा है। उन्हें भी जो है अपना बिज़नेस जो है वो डबल करना है। अभी अगर हम फेज़ 3 के मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो भई अगर अभी फेज़ 3 के अंदर जो करंटली मॉलिक्यूल्स है वो 2 है एफआई 23 के अंदर और H1 एफआई 25 के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो 7 के आसपास पहुँच गए थे। और आरएफक्यू इन्फ्लोज़ जो है कंपनी के अंदर वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव बात है। फिर अगर आप बात करें अगर हम उसके बाद, तो कोहेंस के केस में बात करें तो वही कोहेंस के केस में फ़ायदा क्या होगा कि कोहेंस जो है सीडीएमओ करता है। सीडीएमओ वाली सेगमेंट ही इस कोहेंस के अंदर है और ये भी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर काम करता है। एपीआई प्लस के अंदर इनका लो टू मिड वॉल्यूम्स है और फिर उसके बाद बात करें तो वैल्यू एडेड फॉर्मुलेशन के अंदर भी जो है काम करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब प्रॉब्लम क्या है इस बिज़नेस के अंदर कि ये जो बिज़नेस है इसकी सक्सेस जो है वो कस्टमर के इस पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अब हर एक मॉलिक्यूल की जो है लाइफ साइकिल होती है, अलग-अलग फेजेज़ होते हैं मॉलिक्यूल्स के। तो जितना आगे के फेज़ में मॉलिक्यूल पहुँचता है उतना ज़्यादा उसका कमर्शियलाइज़ेशन होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। बट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फेज़ 1 के अंदर फेल हो जाते हैं, फेज़ 2 के अंदर फेल हो जाते हैं, ट्रायल्स के अंदर फेल हो जाते हैं और उनका कमर्शियलाइज़ेशन भी जो है वो रुक जाता है और कस्टमर को प्रॉब्लम होने लगता है और फिर ऑब्वियसली सीडीएमओ कंपनीज़ के ऊपर भी जो है इफ़ेक्ट वगैरह देखने मिलता है।
बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो ये जो कंपनी है, ये हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाने के अंदर स्पेशलाइज़ करती है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब आपके लो मॉलिक्यूल वेट, जो लो मॉलिक्यूल वेट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें जो है हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका वेट वगैरह भी ज़्यादा होता है। फिर पिरामल फार्मा की बात करें, तो पिरामल फार्मा भी वही आपका सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर काम करती है, बट ये भी स्पेशलाइज़ सीडीएमओ के अंदर ही काम करती है फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, तो भई पिरामल के अगर आप मार्जिन्स देखोगे, तो भई मार्जिन्स के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है। हालाँकि मार्जिन्स थोड़े वॉलेटाइल है पिरामल के, बट रेवेन्यू ग्रोथ जो है अच्छा खासा देखने मिल रहा है, मतलब 21% के आसपास का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ आया था, 17% के आसपास का आया था। और कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि अगले 2-3 सालों में हमें जो है हमारे रेवेन्यूज़ डबल करने हैं। वही पिरामल भी एक ऐसा बिज़नेस है, जो कि आप इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हो। ये भी अच्छा बिज़नेस है, वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि नेगेटिव पी एक्सपेंशन हुआ है स्टॉक्स के अंदर, तो वही पी थोड़ा आपको एक्सपेंडेड लग सकता है। बट पिरामल भी ऐसा बिज़नेस है, जो कि आप इंडिपेंडेंटली स्टडी करो। तो अगर आप देखोगे, तो पिरामल के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हम जो है हमारे रेवेन्यूज़ अप्रॉक्सिमेटली 25% के आसपास ग्रो करेंगे। एबिटा मार्जिन सॉरी, हाँ, 20-25% के आसपास का केगर का टारगेट दिया है कंपनी के मैनेजमेंट ने। और अगर आप देखोगे, तो इन्हें जो है अपने रेवेन्यू जो है 2030 तक डबल करने, $2 बिलियन के आसपास लेके जाने हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि हम जो है 25% एबिटा मार्जिन जो है मेंटेन कर कर रखेंगे, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे, तो इनके केस में पॉसिबल भी है, क्योंकि ये स्पेशलाइज सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तो हम हेकल की बात करेंगे। भाई हेकल जो है, अब ये भी आपका सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर है। फ़र्क इतना है कि मार्जिन्स थोड़े बकवास है इसमें, और आपका स्पेशलाइज़ सीडीएमओ के अंदर है। हेकल के स्टॉक प्राइस को अगर हम देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। और चीज़ ये है कि हेकल के अंदर भी जो है हमें डिग्रोथ देखने मिल रहा है। फिर रेवेन्यू के हिसाब से बात करें अगर हम, तो हेकल के अंदर जो है, अगर आप देखोगे Q2 के अंदर, तो 4% का रेवेन्यू इंक्रीज़ जो है हमें देखने मिला है। ऐसे तो डिग्रोथ ही चल रहा था, बट अभी Q2 के अंदर 4% का रेवेन्यू इंक्रीज़ जो है हमें देखने मिल रहा है हेकल के केस में। फिर उसके बाद बात करें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हेकल को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 45% ईयर ऑन ईयर पे जो है इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिल रहा है। फिर उसके बाद बात करें, तो वॉल्यूम डिमांड इस कंपनी की कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है। इन्हें इंक्वायरीज़ भी कॉन्स्टेंटली इनके सीडीएमओ बिज़नेस के अंदर आ रही है, और इनके जो है न्यू एपीआई कस्टमर्स वगैरह भी जो अगर आप देखोगे, तो ऐड हो रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें, तो अभी इन्होंने 2 डीएमएफ फाइल किए, एक यूएस के अंदर और एक यूरोप के अंदर। कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में ऐसा बताया था। और फिर अगर आप सीडीएमओ साइड देखोगे, तो भई इन्हें जो है सप्लाइड वैलिडेशन क्वांटिटीज़ ड्यूरिंग द क्वार्टर फॉर द इनोवेटर कस्टमर, अगर आप पढ़ोगे, तो आपको समझ जाएगा। फिर उसके बाद बात करें, तो अभी ये भी जो है 2 सेगमेंट के अंदर काम करती है। एक है इनका फ़ार्मा वाला सेगमेंट, एक है इनका क्रॉप प्रोटेक्शन वाला सेगमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट के अंदर जो है रेवेन्यूज़ जो है उसके अंदर डिग्रोथ देखने मिल रहा है हमें। मार्जिन्स एकदम हिट हो चुके हैं उस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि वही आपका डिस्टॉकिंग वगैरह चल रहा था, चाइना से इश्यू आ गया था। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में अगर आप देखोगे, तो ना कोई ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। एकदम स्टेबलाइज़ेशन जो है थोड़ा बहुत आने लगा है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी आने लगी है। और फिर प्राइसिंग प्रेशर एकदम ज़्यादा देखने मिल रहा था, बट अभी हालाँकि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स वगैरह दिख रहे हैं, और अभी थोड़ा स्टेबलाइज़ेशन आते हुए दिख रहा है। बट आगे-आगे हमें जो है ट्रैक करके चेक करते रहना पड़ेगा कि भई कब जो है चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जेनेरिक एआई आपकी जो सीडीएमओ कंपनीज़ है, एपीआई कंपनीज़ में भी जेनेरिक कंपनीज़ को जो है आपका मार्जिन कंप्रेशन जो है देखने मिलता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वाइज़, तो फार्मा से इनके कुछ अगर आप देखोगे फार्मा के अंदर, तो आप सीडीएमओ से इनका कुछ 41% के आसपास आ रहा है। सीडीएमओ के अंदर हमें जो है इंक्रीज़ देखने मिला है फार्मा सेगमेंट के अंदर, अगर आप देखोगे, तो क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है, मार्जिन्स उसके अंदर ज़्यादा है, तो हो सकता है इसकी वजह से जो है ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिले। और फिर उसके बाद ओन प्रोडक्ट्स जो है इनके 59% के आसपास जा चुके हैं। और फिर अगर आप क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर देखोगे, तो सीडीएमओ जो है 69% के आसपास आ चुका है, और ओन प्रोडक्ट्स जो है 31% के आसपास जो है वो आ चुके हैं। अब हिकल जैसे बिज़नेसेस जो है उसके अंदर अगर आप देखोगे, तो वह इनका एसेट टर्नओवर भी रिड्यूस हो चुका है, और इनके पास जो है ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स देखने मिल रहे हैं अभी अभी करंटली अपने बिज़नेस के अंदर। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बताया था कि इन्हें जो है एक्सेस इन्वेंट्री इशू देखने मिल रहा था क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर, जो कि अभी धीरे-धीरे जो है एड्रेस हो रहा है।
और इनका जो इंग्रीडिएंट्स वाला जो पोर्टफोलियो है, एकदम जो स्पेशलाइज़्ड इंग्रीडिएंट्स है, वो जो है अभी इनके रेवेन्यूज़ वगैरह जो है पीक पे आने स्टार्ट हो जाएँगे उससे। बट उसके लिए कम से कम 2 टू 3 ईयर्स जो है मिनिमम लगेगा। 5% जो है कंपनी अपने आर-एन-डी के ऊपर स्पेंड करती है और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके एसेट टर्न्स बहुत खराब हो चुके हैं, क्योंकि इनका कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन मतलब 40% के आसपास जो है कैपेसिटी जो है अनयूटिलाइज़्ड है, आपका ग्रॉस ब्लॉक, और आपका फार्मा के अंदर जो है 25% अनयूटिलाइज़्ड है। तो अगर आप देखोगे तो वही सीडीएमओ के अंदर आपका एसेट हैवी बिज़नेस है, तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन उनके अंदर मैक्सिमम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी कंपनी को जो है प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अगर आप देखोगे तो फार्मा के अंदर कंपनी के जो है टोटल 3 यूनिट है, और क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर भी व्हीकल के जो है टोटल 3 यूनिट्स है। अगर आप देखोगे तो भई क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर ये लोग जो है स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, और फिर उसके बाद तीनों सेगमेंट के अंदर भी यही होता है, और तीनों भी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है तीनों की। टोटल कंपनी के जो है 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। और उसके बाद बात करें तो फार्मा के अंदर इनके टोटल अभी 67 एक्टिव डीएमएफ्स है। उसके अंदर 2 तो इन्होंने अभी फाइल करे, और क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर भी इन्होंने जो है अच्छी खासी फैसिलिटी डेवलप करके रखी है। अगर आप फार्मा कंपनीज़ को ट्रैक कर रहे हो तो भई आप ईएसजी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ईएसजी भी आपको जो है ट्रैक करते रहना पड़ता है। क्योंकि कौन-सी इंडस्ट्री के अंदर कल को प्रॉब्लम आ जाता है, अगर जैसे चाइना के केस में हुआ भई, वैसे भी फार्मा कंपनीज़ आपकी बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होती है। तो जैसे चाइनीज़ इंडस्ट्री के अंदर हुआ कि केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर बोला कि पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो चाइना अपने केमिकल्स इंडस्ट्री को प्रॉब्लम दे रहा था वो टाइम पे। तो ईएसजी ट्रैक करते रहो भई, कि ऐसा ना हो कि कंपनी जो है आपका केमिकल सेगमेंट के अंदर और फार्मा सेगमेंट के अंदर दोनों भी जो है ईएसजी ट्रैक करना जो है इम्पोर्टेंट है। अब मैक्सिमम अगर आप देखोगे फार्मा का सेल्स ब्रेकअप देखें हम, तो फार्मा का सेल्स ब्रेकअप देखोगे तो सीडीएमओ से 35% के आसपास का सेल्स आ रहा है, और ओन प्रोडक्ट से 65% के आसपास आ रहा है। और क्रॉप में अगर आप देखोगे तो वही एफआई 24 की बात कर रहे हैं हम, और क्रॉप में अगर आप देखोगे तो वही 77% जो है वो सीडीएमओ से आ रहा है, स्पेशलाइज सीडीएमओ, और आपका 23% जो है वो इससे आ रहा है। अब हिकल के केस में ओवरऑल हुआ क्या है भाई, कि हिकल के केस में चीज़ ये हुई है कि आपके जो मार्जिन्स है वो एकदम कंप्रेस्ड हो चुके हैं, और अगर आप देखोगे तो सीडीएमओ के अंदर इन्हें जो है ऐसे टर्न्स नहीं मिल रहे, भले ये स्पेशलाइज्ड आपके क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर काम करते, स्पेशलाइज्ड सीडीएमओ के अंदर काम करते, तो भी इन्हें जो है मार्जिन्स देखने नहीं मिल रहे, क्योंकि आधी से ज़्यादा कैपेसिटी तो जो है वो अनयूटिलाइज्ड है। और फार्मा के केस में वही हो रहा है कि इनका जो सीडीएमओ से जो मार्जिन्स फार्मा के अंदर ये लोग जो है वो जनरल सीडीएमओ के अंदर काम करते हैं, तो मार्जिन्स कम है, और सीडीएमओ जो है थोड़ा कम भी है, अगर आप ओन प्रोडक्ट्स के हिसाब से सीडीएमओ का शेयर देखोगे तो। तो यही चीज़ चल रहा है आपकी सीडीएमओ की सारी कंपनीज़ के अंदर जो है, टेलविंड्स वगैरह जो है देखने मिल रही है सब कुछ, मतलब अभी तो अच्छी चल रही है चीज़ें। अगर आप पिरामल के केस में भी देखोगे, वही पिरामल के अंदर भी टेलविंड्स दिख रही है, रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइसेस भी जो है इन्होंने ऑलरेडी रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया, और अगर आप इन स्टॉक्स का आरएसआई चेक करोगे, तो आरएसआई के अंदर भी जो है हमें अच्छा खासा अपसाइड देखने मिल रहा है ओवरबॉट जोन पे करंटली, अगर आप वीकली वाइज देखोगे सुवेन को। और इनफैक्ट अगर आप इसको देखोगे, आपका क्या नाम है उसका, पिरामिल फार्मा को, तो भाई वो भी आरएसआई वाइज आपके बाइंग जोन के अंदर ही है। अगर आप वीकली चेक करोगे, वही पिरामिल भी जो है आपका काइंड ऑफ वही आरएसआई जो है इसका वो भी इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो चुका है। आपका अगर आप 2023 से कंपेयर करोगे तो आरएसआई के अंदर इन्फ्लेशन देखने मिला है। तो बाकी इस सेगमेंट के अंदर जो है हम इतना ही बात करेंगे। वैल्यूएशंस थोड़ी आपको चेक करनी पड़ेगी ये सेगमेंट के अंदर। बाकी अगर आप देख रहे हो सीडीएमओ कंपनीज़ को कंसिडर कर रहे हो, तो आप जो है बेसिकली मुझे पर्सनली लगता है कि आप स्पेशलाइज़ सीडीएमओ कंपनीज़ को कंसिडर करो, क्योंकि आपके उसमें मार्जिन ज़्यादा हो गया, और वो बिज़नेस के अंदर आपका एक्सपेंशन का भी स्कोप होगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा इर्रिप्लेसेबल नहीं रहोगे। बट अगर आप जेनेरिक में काम कर रहे हो तो भाई कॉम्पिटिशन भी वो सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये नोट पे जो है मैं ये वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।